जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू, उसके बाद में जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो ये सभी आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूरी देख लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्योंकि मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है। एमसीक्यू भी है, उसके बाद में जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आप लोग अच्छे से वॉच करना। एक एक जो इतना समझ लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहला यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम से पहले जरूरी तैयार करके जाना, वरना बाद में आप लोग कहोगे कि काश ये पढ़ लिए होते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो ये जर्मनी से कि इटली से कि यहाँ पर फ्रांस से कि इंग्लैंड से। और 28 बताऊंगा, 28 में से आप लोग कमेंट करना कि हमको कितने मालूम थे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। उसके बाद में नेपोलियन की पराजय कब हुई। 1814 की, 1815 की, 1816 ईस्वी में कि यहाँ पर 1817। तो देखिए, जो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में हुई थी। विनया संधि हुई थी इसी में। 1815 ईस्वी में भी विनया संधि हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम से पहले जरूरी ये वीडियो वॉच कर लेना। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो देखिए, जो चौरी चौरा कांड ये कब घटित हुआ, तो देखिए 1920 में कि 1921 में कि 1922 में कि 1925 में। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड इस 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करना। अगला यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885, 1904, यहाँ पर 1857 की, 1855। तो इसका बहुत सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला यहाँ पर। और ये सारे क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है। भारत के लिए डोमेनियल यहाँ पर क्या है, स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा कि लॉर्ड यहाँ पर इरविन द्वारा कि यहाँ पर लॉर्ड कर्जन द्वारा कि लॉर्ड रिपन द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, पांचवें का। कौन सा बी वाला होगा, लॉर्ड इरपिन द्वारा क्या किया गया था, भारत के एक लिए डोमेनियल क्या किया गया था, स्टेट्स का ऐलान किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पर अनुबंधन व्यवस्था और किस नाम से जाना जाता है। आपसी समझौता की, गुलाम प्रथा की, यहाँ पर सशर्त प्रथा की, नई दास प्रथा। तो देखिए, जो अनुबंधन व्यवस्था होती है ये नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी रिसर्च करके बाद में ये क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला यहाँ पर आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1919 में कि 1924 में कि 1929 की 1934। तो देखिए, जो आर्थिक महामंदी का कब हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए 50% क्या गेहूं की कीमत घटा दी गई थी। अगला यहाँ पर भूमि एक संसाधन है, कैसा है। तो देखिए, जो भूमि एक ये प्राकृतिक संसाधन है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगला है निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन है। चट्टानें की, पशुओं की, मछलियाँ की, यहाँ पर मछलियाँ हैं। तो देखिए, जो अजैविक संसाधन क्या है, चट्टानें। बाकी ये सभी पौधे, पशु और मछलियाँ, ये सभी जैविक संसाधन हैं। देखिए, अजैविक उसको कहते हैं जो निर्जीव हैं, जिसमें मतलब जो सांस नहीं होती, जिसमें यहाँ पर आत्मा नहीं पाई जाती, जैसे बात बता रहे हैं। उसमें क्या है, निर्जीव कहीं जा नहीं सकते, वो उतने के उतने हैं, उनको क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं। और जो जैविक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और ये हम जैसे मनुष्य हो गए, हम तुम हो गए, ये सभी क्या है, ये जैविक हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगला यहाँ पर भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन की, अधिक सिंचाई की, अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित है। तो देखिए, ये वन संरक्षण से संबंधित है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल सा है। अगला है उसी प्रकार से इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ये NCERT क्वेश्चन है। NCERT आप लोग जितने तैयार कर सकते हैं उतने ही तैयार कर लेना। NCERT बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संयुक्त वन संरक्षण की, बीज बचाओ आंदोलन की, चिपको आंदोलन की, वन जीव पशु विहार की, परिसीमन। तो राइट आंसर यहाँ पर 13वें का हो जाएगा डी वाला, वन्य जीव यहाँ पर पशु विहार
यहाँ पर क्या हो जाएगा, का परिसीमन हो जाएगा। राइट आंसर डी वाला। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो यही नहीं करता, बाकी ये सभी करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो नहीं पूछा गया है, बाकी जो करते थे तो सभी करते, संयुक्त वन संरक्षण, बीज बचाओ आंदोलन भी करते, चिपको आंदोलन भी करते, लेकिन ये नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कौन सा, 14वां क्वेश्चन है। आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच जरूर करना, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो देखिए ये मासिनराम पर होती है, ध्यान रखना है। जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये मासिनराम पर होती है, ध्यान रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सी फलीदार फसलें होती है? तो दालें होती हैं, ये फलीदार फसलें होती हैं। बाकी रबी की फसलें कौन सी होती है? जैसे जो गेहूँ के सीजन में पाई जाती है, जैसे गेहूँ, सरसों और यहाँ पर जौ, ये सभी क्या है, रबी की फसलें। खरीफ की फसलें जैसे जो धान की सीजन पर पाई जाते हैं, जैसे यहाँ पर धान हो गए और यहाँ पर उड़द हो गए, ये सभी क्या है, रबी की मतलब वो बरसात में इसको वो होती हैं, धान के सीजन में होते हैं, उनको हम खरीफ की फसल कहते हैं। अगला यहाँ पर, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो मैंने आप लोगों को बताया गेहूं है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा देखिए, जो कोरबा होता है किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, कि यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए, कि बाक्साइट के लिए? तो यहाँ पर 17वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, कोयला के लिए कोरबा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? तो देखिए काफ़ी होगा कि उर्वरक, की तंबाकू, चाय। तो देखिए जो भारत होता है ये निर्यातक ये भी करता है, तंबाकू भी करता है, लेकिन चाय भी करता है, लेकिन जो उर्वरक होता है इसका निर्यातक नहीं करता है। निर्यातक का मतलब होता है कि ये हमारे देश से दूसरे देश में जाना, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, यहाँ पर जैसे दुबई हो गया, कहीं पर भी जा सकता, भारत से अलग जा सकता, श्रीलंका जा सकता, उसको निर्यातक कहते हैं। और आयात किसको कहते हैं? जो किसी देश से दूसरे यहाँ पर हमारे देश में आए उसी को हम क्या बोलते हैं? आयातक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो देखिए यहाँ पर स्थान पर है, तो यहाँ पर सड़क जो परिवहन है ये प्रमुख स्थान पर है, सबसे नंबर 1 पर माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन ही चलते हैं भारत में। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो देखिए जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, तो 20वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। 1948 ईस्वी में ये श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था, ये ध्यान रखना। बाकी संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो देखिए जो भारत संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हमारी हिंदी ही हो जाएगी, मातृभाषा भी हिंदी है, ध्यान रखना। और यहाँ पर अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं, गलत। धर्म एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, गलत। एक केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, गलत। सभी धर्मों को समान समझना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, ध्यान रखना है। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करना, तभी समझ में आएगा। नेपाल में क्या है, लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, कि 2006 में, कि 2008 में, 2015 में? तो इसका राइट आंसर है, जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008 में, ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो देखिए जो विकसित है ये फ्रांस है, बाकी ये विकासशील देश, ये भी विकासशील देश है, और ये भी विकासशील देश है। बांग्लादेश भी क्या है? विकासशील देश है। तो ये केवल फ्रांस ये विकसित देश है, इसमें पहले से ही विकास हो चुका है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए कृषि, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? कृषि माना जाता है, ये ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 27वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को क्या मनाया जाता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ, ये ध्यान रखना। तो ये 28 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको जरूर ही तैयार कर लेना। एग्जाम से पहले कमेंट में बताना कि 28 में से आपको कितने मालूम हुए थे। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर जो वर्णात्मक प्रश्न होंगे उनको देख लेते हैं। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1920 ईस्वी में। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो देखिए ये वन संरक्षण से संबंधित है, ये तो आप लोगों को पता होगा। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये अभ्रक का है, ये ध्यान रखना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अब उसके बाद में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं, इनसे थोड़े बड़े आपको लिखना होगा। जनमन
जनमत संग्रह है? तो देखिए जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसको हम जनमत संग्रह बोलते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था, ध्यान रखना है। उसके बाद में नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो देखिए नई इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायने पर नियंत्रण कर सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल सही दाम पर मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों में बेच सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। विकासशील देश जैसे भारत है, भारत क्या है? भारत में संसाधनों और सही मायनों में नियंत्रण कर सके जिससे विकास के लिए अधिक सहायता मिले, जैसे कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों में अच्छे मालों पर मतलब अच्छे रुपयों पर बेच सके, देशों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला जैव एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति क्या है? जीव मंडल में होती है और जिनमें जीव व्याप्त होता है, यहाँ पर जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जैव संसाधन या फिर जैव कहलाते हैं, यहाँ पर जैव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गए? जैवी या फिर कहलाते हैं मनुष्य, वनस्पति जगत, प्रणाली जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन, ये सभी क्या है? जैव हैं, जैवीय संसाधन है। उसके बाद में अजैवी संसाधन वे सारे संसाधन जो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं आदि हो जाएंगी। उसके बाद में IUCN का विस्तार रूप क्या होता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक यहाँ पर संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ कहा जाता है। इंटरनेशनल यहाँ पर यूनियन फॉर यहाँ पर ट्यूशन यहाँ पर ऑफ नेचर इसको कहते हैं, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, एक बार में ना समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना। उसके बाद में अगला यहाँ पर यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी था, ध्यान रखना। उसके बाद में जर्मनी यहाँ पर राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में ऑटो ऑन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्रसा के राजा विलेम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब ऐसे मालूम हो जाएगा तब बना कर लिख सकते हैं, जैसे मालूम नहीं होंगे कोई क्वेश्चन तो बना कर भी नहीं लिख सकते। पूना पैक्ट किसके लिए हस्ताक्षर किया गया? तो पूना पैक्ट पर गांधी जी ने डॉक्टर यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए थे, ध्यान रखना। पूना पैक्ट पर गांधी जी ने यहाँ पर इनके हस्ताक्षर करवाए थे। 18वीं शताब्दी पर संसार में कौन से सबसे धनी माने जाते थे देश? तो चीन और भारत माना जाता, अपना भारत भी माना जाता था और चीन भी माना जाता था। जैव और अजैव संसाधन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत पर क्या योगदान है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रथम उदाहरण के रूप में हम रोमानी सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था, ये प्रथम है उदाहरण। उसके बाद में द्वितीय उदाहरण के लिए रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियों राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, क्योंकि यही रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाते हैं, जो अधिकांशतः निरक्षर होते हैं। निरक्षर का मतलब होता है यहाँ पर बिना पढ़े लिखे होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 6 नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की यहाँ पर क्या है नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, तभी यहाँ पर जनरल डायर ने यहाँ पर 200 देसी मतलब जो हमारे भारत के ही थे और 50 गोरे सिपाहियों के साथ लेकर बाग में एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और नियति जनता पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य यहाँ पर 10 मिनट तक बौछार होती रही। उसके बाद में और असंख्य घायल हुए। इस घटना में भारतीयों के असंतोष की लहर भी दौड़ गई। तो इसी प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये ज़रूरी तैयार कर लेना। मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग
बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो।